नमस्कार। भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। Q2 FY26 के ताज़ा नतीजे आ गए हैं और ये कुछ दिलचस्प संकेत दे रहे हैं इस सेक्टर के भविष्य के बारे में। जी बिल्कुल। हमारे पास एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग Q2 FY26 एनालिसिस। और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे डिजिटलीकरण, नए कानून और बढ़ता कंपटीशन भारत के बैंकों को बदल रहा है। ये सेक्टर वाकई एक अहम मोड़ पर खड़ा है। सही कहा, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? कौन से बैंक आगे हैं, किनके सामने थोड़ी मुश्किलें हैं, और सबसे जरूरी कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो भारत के फिनांस की कहानी लिख रहे हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट को खोलते हैं जरा, और शुरुआत शायद सबसे चौंकाने वाले ट्रेंड से करते हैं। एक दशक में पहली बार सरकारी बैंकों की लोन ग्रोथ प्राइवेट बैंकों से ज्यादा तेज रही है। ये कैसे हुआ? इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा उलटफेर है। इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। पहले Q2 FY26 के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। एक मिक्स्ड पिक्चर है ना? कुछ ने बहुत अच्छा किया, कुछ थोड़ा स्ट्रगल करते दिखे। HDFC बैंक मिसाल के तौर पर मर्जर के बाद भी मजबूत है। करीब 18,641 करोड़ का मुनाफा, 11% सालाना ग्रोथ। हाँ, और HDFC का प्रदर्शन दिखाता है कि बड़े निजी बैंकों में अभी भी कितना दम है। 11% की लाभ वृद्धि, वो भी तब जब मार्जिन पर दबाव हो। ये काफी इम्प्रेसिव है। सही। उनकी फीस इनकम भी बढ़ी है, साल दर साल 81.4 बिलियन से 88.4 बिलियन हो गई। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और सरकारी बैंकों में SBI का दबदबा तो कायम है। 21,626 करोड़ से ज्यादा का तिमाही मुनाफा। अरे SBI तो वो तो भारतीय बैंकिंग का हाथी है, जैसा आपने कहा। लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये उनकी स्थिरता और पिछले कुछ सालों के सुधारों का नतीजा है। उनका ग्रॉस NPA भी सिर्फ 1.24% है। बहुत बढ़िया है ये। तो ये तो टॉप परफॉर्मर्स हो गए। लेकिन रिपोर्ट में दूसरे बड़े बैंकों की कहानी थोड़ी अलग है। ICICI बैंक का क्या रहा? हाँ, ICICI का मुनाफा 12,359 करोड़ रहा, 5.2% सालाना ग्रोथ। बुरा नहीं है, पर शायद बाजार की उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थीं। अच्छा। उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम, जो बैंकों के मुनाफे का एक मुख्य पैमाना है, वो 4.30% रहा। तो ये दिखाता है कि डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने का दबाव उन पर भी आ रहा है। समझ गया। और एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इनके लिए ये तिमाही कैसी थी? रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों का जिक्र है। बिल्कुल। एक्सिस बैंक को तो एक बड़ा झटका लगा। मुनाफा 25.7% गिरा, 5,090 करोड़ रह गया। अरे बाप रे, क्यों? इसका मेन कारण था RBI का एक निर्देश, कुछ क्रॉप लोन प्रोडक्ट्स बंद करने पड़े। उसके लिए 1,231 करोड़ का एकमुश्त प्रोविजन रखना पड़ा। तो ये एक बाहरी फैक्टर था, पर बॉटम लाइन पर तो असर पड़ा ही। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा भी थोड़ा कम हुआ, 2.7% घटकर 3,253 करोड़। यहां वजह थी प्रोविजनिंग में भारी बढ़ोतरी, करीब 43.5% की। बैंक भविष्य के संभावित बैड लोन के लिए ज्यादा पैसा साइड में रख रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह से सावधानी है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी एसेट क्वालिटी काफी सुधरी है। ग्रॉस NPA 1.39%, नेट NPA सिर्फ 0.32%। ये बेहतरीन है। और उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CRR, वो भी 22.8% पर बहुत मजबूत है। दिलचस्प। तो निजी बैंकों में तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है, लेकिन सरकारी बैंकों की तरफ क्या दिखा? शुरू में हमने जिक्र किया था ग्रोथ तेज रही है। हाँ, और कुछ सरकारी बैंकों ने तो इंडिविजुअल लेवल पर भी कमाल किया है। इंडियन बैंक को देखिए, मुनाफा 11.5% बढ़कर 3,018 करोड़ रुपए, और NPA में जबरदस्त सुधार, ग्रॉस 2.60%, नेट सिर्फ 0.16%। सोचिए। वाह। इसी तरह साउथ इंडियन बैंक, 351 करोड़ का उनका अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा, 8% YOY ग्रोथ, और NPA भी काफी कम हुए। तो ये दिखाता है कि कुछ सरकारी बैंक वाकई अभी काया पलट कर रहे हैं। ये तो अलग अलग बैंकों की बात हो गई, लेकिन क्या इस तिमाही में पूरे सेक्टर के लिए कोई बड़े ट्रेंड्स या मुद्दे दिखे? रिपोर्ट में RBI पॉलिसी और निम दबाव का जिक्र था। ये 22 रेगुलेटरी उपाय किए। अच्छा। हाँ, क्या थे वो उपाय? जैसे बैंकों को मर्जर और अधिग्रहण के लिए फाइनेंस करने की इजाजत देना, शेयरों और IPO के बदले लोन की लिमिट बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए रिस्क वेट कम करना।
ये सब बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी और इच्छा दोनों को बढ़ाएगा। ये तो महत्वपूर्ण है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM पर दबाव। ये लगभग हर बैंक की कहानी है अभी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक जिस रेट पर डिपॉजिट ले रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है, जबकि लोन पर ब्याज दरें उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। HDFC का कोर NIM पिछली तिमाही के 3.35% से घटकर 3.27% हुआ। ये इसी का उदाहरण है। तो ये प्रेशर अभी रहेगा? हाँ, लगता है कि अगली कुछ तिमाहियों तक ये दबाव बना रह सकता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट? और तीसरा एक बहुत पॉजिटिव चीज है, एसेट क्वालिटी में सुधार। पूरे बैंकिंग सेक्टर में ग्रॉस NPA रेशियो लगातार गिर रहा है। ये एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे निचले लेवल पर है। अरे वाह! ये बेहतर लोन देने की प्रक्रियाओं, रिकवरी में सुधार और हाँ, पिछले सरकारी बैंकों के मर्जर के फायदों को भी दिखाता है। ठीक है। तो Q2 के नतीजों और इन बड़े ट्रेंड्स को देखते हुए अब सवाल यह है कि भविष्य में भारतीय बैंकिंग का ताज किसके सिर सजेगा? रिपोर्ट किन बैंकों को मजबूत मानती है? देखिए, आगे दबदबा उसी का होगा जिसके पास कैपिटल मजबूत हो, टेक्नोलॉजी बेहतर हो, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो और जो रेगुलेटरी बदलावों के साथ तेजी से ढल सके। बड़े प्राइवेट बैंकों में HDFC अपनी जगह बनाए रखने के लिए अच्छी पोजीशन में है। 8,000 से ज्यादा शाखाएं, मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कमाई के कई स्रोत जैसे फीस इनकम, ये सब उन्हें फायदा देते हैं। ICICI बैंक भी पीछे नहीं है। उनका रिटेल बैंकिंग पर फोकस, डिजिटल इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट, वो AI वगैरह भी यूज कर रहे हैं और मजबूत कैपिटल पोजीशन CAR 15.76%, ये उन्हें बड़ा प्लेयर बनाए रखेगा। उनकी जमा राशि 9.1% और घरेलू लोन बुक 10.6% बढ़ी है। अच्छा संकेत है ये। और सरकारी बैंकों का क्या? आपने शुरू में कहा था कि उनकी लोन ग्रोथ प्राइवेट बैंकों से आगे निकल गई। रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? क्या ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है? ये वाकई एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। वित्त वर्ष 2025 में मार्च 2010 के बाद पहली बार सरकारी बैंकों यानी PSBs के एडवांस ग्रोथ 12.2%, प्राइवेट बैंकों 9.5% से ज्यादा रही। 10 साल बाद? हाँ, ये उस एक दशक लंबे ट्रेंड का उल्टाव है जिसमें PSBs लगातार मार्केट शेयर खो रहे थे। ये दिखाता है कि सरकार ने जो इनमें पैसा डाला है, गवर्नेंस सुधारा है, डिजिटल पर जो निवेश हुआ है, वो अब रंग ला रहा है। तो कौन से सरकारी बैंक लीड कर रहे हैं इसमें? SBI तो है ही। SBI तो है ही। वो निर्विवाद रूप से भारत का सबसे बड़ा बैंक बना रहेगा। 22,000 से ज्यादा शाखाएं, 62,000 से ज्यादा ATM, सरकार से नजदीकी और उनका सफल डिजिटल ऐप योनो, जो अब उनके 65% सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शन संभालता है। ये सब उन्हें मतलब अजेय सा बनाते हैं। Q3 2025 में उनकी मार्केट कैप 10% बढ़ना भी इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाता है। SBI के अलावा? SBI के अलावा अब एक बिग 3 PSBs का ग्रुप उभर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB और कैमरा बैंक। ये बैंक भी रिकैपिटलाइजेशन, बेहतर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में निवेश के दम पर प्राइवेट बैंकों को टक्कर दे रहे हैं। जैसे कैनरा बैंक की मार्केट कैप Q3 2025 में 8.3% बढ़ी और वो भारत का 8वां सबसे बड़ा लेंडर बन गया। सरकारी बैंकों के इस रिवाइवल के साथ साथ रिपोर्ट में एक और बड़े बदलाव का जिक्र है, कंसोलिडेशन यानी बैंकों का विलय। क्या सरकार इस तरफ और आगे बढ़ रही है? हाँ, ऐसा लगता तो है। रिपोर्ट यही बताती है कि सरकार का लक्ष्य है कि मौजूदा 12 सरकारी बैंकों की संख्या को घटाकर शायद सिर्फ 3 या 4 बड़े मजबूत बैंक बनाए जाए। नीति आयोग ने भी SBI, PNB, BOB और कैनरा बैंक को मेन पिलर्स के तौर पर रखने का सुझाव दिया था। अच्छा, और इसका मकसद क्या है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? मकसद साफ है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। उसके लिए कुछ बड़े ग्लोबल लेवल के बैंक चाहिए, तो कम लेकिन मजबूत बैंक बनाने का आइडिया है। 2017-2020 में जो मर्जर्स हुए थे, जब 27 सरकारी बैंक घटकर 12 रह गए थे, हाँ, वो वाला दौर। उससे ये सबक मिला है कि अगर सही तरीके से मर्जर हो तो ज्यादा एफिशिएंट और मजबूत बैंक बन सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रोसेस धीरे धीरे फेज्ड मैनर में FY27 तक पूरा हो सकता है। तो एक तरफ बड़े बैंक और मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट कुछ बैंकों के लिए चुनौतियों का भी संकेत देती है। कौन से बैंक है जो दबाव में है? कुछ सरकारी बैंक्स हैं जिन्हें शायद आगे बढ़ने में मुश्किल आ सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक ये मर्जर या प्राइवेटाइजेशन के प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अच्छा, और इसका कारण क्या दिक्कतें हैं उनके साथ? मेन कारण है कि बड़े पैमाने पर कंपटीशन के लिए जो चाहिए यानी कैपिटल, टेक्नोलॉजी, टैलेंट को अट्रैक्ट करना, उसमें इनकी सीमाएं हैं। अक्सर इनका फोकस कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहता है, जिससे कमाई में डाइवर्सिफिकेशन मुश्किल होता है। नीति आयोग ने भी इनकी रीस्ट्रक्चरिंग की सिफारिश की है और सरकार की स्ट्रैटेजी में 5 प्रमुख पीएसबीज में 20% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना भी है, जबकि 51% सरकारी ओनरशिप बनी रहेगी। ओके, इसका मकसद गवर्नेंस सुधारना और निजी पूंजी लाना होगा। बिल्कुल वही उद्देश्य है। क्या मीडियम साइज के प्राइवेट बैंकों पर भी दबाव है? हमने एक्सिस और कोटक के नतीजों की बात की थी। हाँ, उन पर भी दबाव है। एक्सिस बैंक के लिए सिर्फ वो रेगुलेटरी प्रोविजन ही चिंता नहीं है, उनके क्रॉप लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। Q3 2025 में उनकी मार्केट कैप 6.7% गिरी, जो उनके कॉम्पिटिटर्स से कम थी। उन्हें लगातार लोन ग्रोथ दिखानी होगी और कॉस्ट कम करनी होगी। और कोटक, उनके पास तो कैपिटल अच्छा था। हाँ, कैपिटल और एसेट क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ने से मुनाफा हिट हुआ। उनके बीमा सेगमेंट का रेवेन्यू 31% गिरना ये भी दिखाता है कि डाइवर्सिफाइड मॉडल भी मार्केट की वॉलेटिलिटी से अछूते नहीं है। उनका थोड़ा संभल कर चलने वाला ग्रोथ अप्रोच शायद उन्हें मार्केट शेयर गेन करने में पीछे रख सकता है, खासकर जब दूसरे बैंक्स ज्यादा अग्रेसिव हों। छोटे फाइनेंस बैंकों, एसएफबीज और एनएफबीसीज के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? उनकी क्या स्थिति है? स्मॉल फाइनेंस बैंक को एसएफबीज के सामने रेगुलेटरी सीमाएं एक बड़ी चुनौती है। नियम है कि उनके आधे लोन 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। ये उनके बड़े लोन देने की क्षमता को रोकता है। अच्छा, तो वो इसे बदलवाना चाहते होंगे। हाँ, वे इस लिमिट को 50 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका फोकस भी बदल रहा है। माइक्रो फाइनेंस लोन का हिस्सा कम हो रहा है। FY22 में 35% था, FY25 में 24% रह गया, और एमएसएमई और व्हीकल लोन बढ़ रहे हैं। और एनबीएफसीज, उन पे क्या असर पड़ रहा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज को अब बैंकों से कड़ी टक्कर मिल रही है। आरबीआई के नए नियम जो बैंकों को एमएनए फाइनेंस करने की इजाजत देते हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। एनबीएफसीज का क्रेडिट मार्केट में करीब 18-20% हिस्सा है और FY25 में उनकी ग्रोथ 20% सालाना थी, जो काफी अच्छी थी। हाँ, लेकिन अब उनके मार्जिन्स और मार्केट शेयर पर दबाव आ सकता है। तो क्या एनबीएफसीज के लिए आगे रास्ता मुश्किल है? पूरी तरह से नहीं। एनबीएफसीज के पास अब भी कुछ खास एडवांटेज है, खासकर उन छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जहां बैंकों की पहुंच कम है। अच्छा, जैसे वो अक्सर उन लोगों की इनकम को समझने में बेहतर होते हैं जिनके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होते। वो ज्यादा फ्लेक्सिबल लोन प्रोडक्ट बना पाते हैं और टियर 2, 3, 4 मार्केट्स में उनकी गहरी पैठ होती है। उनका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM FY24 तक 43 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। ये दिखाता है कि वो अब भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत दिलचस्प। अब आते उस हिस्से पर जहां चीजें वाकई फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही हैं। रिपोर्ट उन बड़े गेम चेंजिंग ट्रेंड्स पर जोर देती है जो इंडियन बैंकिंग को पूरी तरह बदल रहे हैं। इसमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी है। AI, ब्लॉकचेन, ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, डिजिटल बैंकिंग और टेक ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ ऑप्शन नहीं, जरूरत बन गए हैं। AI और मशीन लर्निंग ML इसमें सबसे आगे हैं। बैंक अब सिर्फ ट्रेडिशनल क्रेडिट स्कोर नहीं देख रहे, वो लोन देने के लिए ऑल्टरनेटिव डेटा जैसे आपके ई-कॉमर्स खर्च, बिजली, पानी के बिल पेमेंट हिस्ट्री, इसका एनालिसिस करने के लिए AI यूज कर रहे हैं। अरे वाह! इससे लोन अप्रूवल की एक्यूरेसी बढ़ रही है, ग्लोबल लेवल पे 40% तक, और फ्रॉड डिटेक्शन आसान हो रहा है। कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट्स तो आम हो ही गए हैं। SBI, ICICI, एक्सिस सभी बड़े भारतीय बैंक AI में भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर 85% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AI का उपयोग कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन का क्या रोल है? ये तो क्रिप्टो वाला है ना? बैंकिंग में इसका क्या काम? ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, बैंकिंग में इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, खासकर ट्रेड फाइनेंस में जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, KYC करने में और सेटलमेंट सिस्टम्स को सिक्योर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में।
अच्छा। एसबीआई का अपना ब्लॉकचेन फोरम है। आईसीआईसीआई भी ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। अनुमान है कि इससे बैंकों की ऑपरेशनल कॉस्ट 25% तक कम हो सकती है। आरबीआई भी इंटरबैंक सेटलमेंट और खासकर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार ने सितंबर 2024 में 44.76 करोड़ के बजट के साथ नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ओपन बैंकिंग और यूपीआई का जिक्र कैसे ना हो? रिपोर्ट इन्हें कैसे देखती है? ये तो भारत की डिजिटल फाइनेंस की रीढ़ बन गए हैं। बिल्कुल, ओपन बैंकिंग का मतलब है कि ग्राहक की सहमति से बैंक अपना डेटा सुरक्षित तरीके से थर्ड पार्टी एप्स जैसे फिनटेक कंपनियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ग्राहकों को बेहतर और पर्सनलाइज्ड सेवाएं मिल सके। भारत का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इसका मेन आधार है। ये लोगों को अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारी, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट वगैरह एक जगह से दूसरी जगह सेफली शेयर करने की सुविधा देता है। 2024 तक एए इकोसिस्टम ने 6 करोड़ यानी 60 मिलियन से ज्यादा डेटा शेयरिंग कंसेंट प्रोसेस किए हैं। ये दिखाता है कि इसका इस्तेमाल कितना बढ़ रहा है। काफी तेजी से। हाँ, और ये अब बीमा, पेंशन, सिक्योरिटीज तक फैल रहा है। भारत का ओपन बैंकिंग मार्केट 2030 तक 7.48 बिलियन पहुंचने का अनुमान है, 31.8% CAGR। बैंकिंग एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म भी बढ़ रहे हैं, जहां बैंक एपीआईज के जरिए अपनी सेवाएं फिनटेक को देते हैं। और यूपीआई, उसका तो कहना ही क्या है? अरे यूपीआई की सफलता तो मतलब अभूतपूर्व है। जून 2025 में ही 18.39 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस, कीमत 24.03 लाख करोड़ रुपए। अब विश्वसनीय आंकड़े हैं ये। बिल्कुल, ये अब 491 मिलियन लोगों और 65 मिलियन व्यापारियों को 675 बैंकों के जरिए जोड़ता है। भारत के 85% डिजिटल ट्रांजैक्शंस और दुनिया के लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट अब यूपीआई से होते हैं। ये दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। रोजाना 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है। जबरदस्त। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इंटरऑपरेबिलिटी। किसी भी बैंक के ऐप से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा भेजो। इसने इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया है। यूपीआई की इस जबरदस्त सफलता के बीच आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी ई-रूपी पर भी काम कर रहा है। रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है? क्या ये यूपीआई को टक्कर दे पाएगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया, ई-रूपी, ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में इसका पायलट लॉन्च किया था रिटेल ग्राहकों के लिए ई-रूपी आर, और होलसेल यानी बैंकों के आपसी लेन देन के लिए ई-रूपी डब्ल्यू। रिटेल पायलट में अभी 19 बैंक और करीब 7 मिलियन यूजर शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इसे यूपीआई के साथ इंटरऑपरेबल बनाया गया है, तो इस्तेमाल करना आसान है। लेकिन क्या लोग इसे अपना रहे हैं, वो जरूरी है। यहीं पर चुनौती है। सर्कुलेशन FY 2023-4 में बढ़कर 2.34 बिलियन हो गया है, और कुछ बैंक्स ने अनिवार्य सैलरी डिपॉजिट के जरिए रोजाना 1 मिलियन ट्रांजैक्शन का टारगेट भी अचीव किया है। लेकिन आम लोग अपनी मर्जी से इसका उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे जितना यूपीआई का करते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि यूपीआई का दबदबा कुल डिजिटल भुगतान का 83% हिस्सा बहुत बड़ा है। लोगों को ई-रूपी इस्तेमाल करने का कोई खास कारण अभी तक नहीं मिला है जो यूपीआई से अलग या बेहतर हो। तो क्या सीडीबीसी का कोई भविष्य है? देखिए, सीबीडीसी के क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। इसकी एक बड़ी खूबी है प्रोग्रामेबिलिटी। अच्छा, मतलब सरकार अगर कोई सब्सिडी देना चाहती है तो वो ये पक्का कर सकती है कि डिजिटल रुपया सिर्फ उसी चीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा। गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य एलपीजी सब्सिडी या कार्बन क्रेडिट ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ओके, ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। दूसरा बड़ा एरिया है क्रॉस बॉर्डर भुगतान। यूएई, सिंगापुर और एमरिच प्लेटफॉर्म के साथ टेस्टिंग चल रही है। अगर ये सफल होता है तो विदेश से भारत पैसा भेजने यानी रेमिटेंस की कॉस्ट और टाइम काफी कम हो सकता है। भारत को सालाना 100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। सीबीडीसी से स्विफ्ट जैसे सिस्टम के चार्जेस आधे हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ, हालांकि इसे बड़े पैमाने पर अपनाने में शायद अभी 2-3 साल और लग सकते हैं।
बैंकों को लोगों को इसे इस्तेमाल करने के लिए इंसेंटिव देने होंगे, इसके फायदे समझाने होंगे और ऐसे यूज केस खोजने होंगे जो यूपीआई नहीं कर सकता। याद रखना जरूरी है, सीबीडीसी लीगल टेंडर है जैसे कैश, जबकि यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम है। इसीलिए आरबीआई बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के अलावा क्या कोई और महत्वपूर्ण ट्रेंड है जिसका जिक्र रिपोर्ट करती है? शायद ग्रीन बैंकिंग, आजकल इसकी बहुत चर्चा है। हाँ, ग्रीन बैंकिंग का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो एमिशन। इसके लिए अनुमानित 10 से 19 ट्रिलियन डॉलर की भारी फाइनेंसिंग चाहिए होगी। बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, इसमें बैंकों और रेगुलेटर्स आरबीआई, सेबी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि पैसा पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट्स में लगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह। रेगुलेटरी लेवल पर इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमने आज इस रिपोर्ट के जरिए भारतीय बैंकिंग सेक्टर की एक काफी डिटेल तस्वीर देखी। सरकारी बैंकों का वो चौंकाने वाला कमबैक, बड़े बैंकों का और बड़ा होने का ट्रेंड यानी कंसोलिडेशन, टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लॉकचेन, ओपन बैंकिंग, सीबीडीसी से आ रहा जबरदस्त बदलाव और हाँ, कुछ बैंकों के सामने खड़ी चुनौतियां भी। संक्षेप में कहें तो बैंकिंग का पूरा लैंडस्केप हमारी आंखों के सामने तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ बैंकों या फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए मायने रखता है। हम कैसे पैसे का लेन देन करते हैं, हमें लोन कैसे मिलता है, हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं, हमारे डिजिटल पेमेंट के एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, ये सब कुछ बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। जिस रफ्तार से ये बदलाव हो रहा है वो वाकई देखने लायक है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इस रिपोर्ट के विश्लेषण से ही उभरता है। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी है। उसकी सफलता फिनोमिनल है। वहीं सरकारी समर्थन के बावजूद ई रूपी को अपनाने की रफ्तार धीमी है। तो सवाल यह है कि वो कौन सा अनूठा किलर फीचर या वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है जो आम लोगों और बिजनेस को बिना किसी सरकारी दबाव के अपनी मर्जी से रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल रुपए का एक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए इंस्पायर करेगा। वो कौन सी खोज या इनोवेशन होगा जो ई रूपी को वाकई आम बना देगा? सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।